हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 12वां वीडियो है और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड प्रक्रम में प्रयुक्त पद, कि इलेक्ट्रोड प्रोसेस में कौन कौन से पद हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी टर्म हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोड को इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के प्रकार, कि ये इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स युग्म। रेडॉक्स युग्म का मतलब होता है, आप इसे रेडॉक्स कपल भी कह सकते हो, इसका मतलब भी हम पढ़ेंगे क्या होता है रेडॉक्स युग्म। उसके बाद नंबर 4 पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हम प्रदर्शित करते हैं E से। नंबर 5 पर पढ़ेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें कुल मिला के ये 5 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोड प्रक्रम में प्रयुक्त पद। इलेक्ट्रोड प्रक्रम में प्रयुक्त पद हेडिंग लिख लो आप, ठीक है। इस हेडिंग को लिख लो और हम डिस्कस करते हैं, फिर एक एक स्टेप, एक एक पद को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड प्रक्रम में प्रयुक्त पद, ये हेडिंग लिख लेना आप अपनी कॉपी में। लिख लिया? ठीक है। इलेक्ट्रोड प्रक्रम में प्रयुक्त पद। अब देखो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोड। तो मैं हेडिंग लिखता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड ही कहते हैं इंग्लिश में भी, इलेक्ट्रोड। अब देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है ये। मान लो आपके पास कोई बर्तन है और उस बर्तन में आपने धातु की ये छड़ को डुबा दिया है। जैसे कि मैं कहूं आपको कि हमारे पास इस तरह का एक बर्तन है, जैसे बीकर है, और इस बीकर में आपने एक धातु की छड़ ली, जैसे मान लो कॉपर की छड़ ली। ये छड़ मान लो कॉपर की है, कॉपर धातु की है। किसकी है? कॉपर की। और इसे आपने डुबा दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। हमारे पास इसमें विलयन भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का, ये छड़ है, ठीक है। या फिर आप एक दूसरा प्रैक्टिकल ये कर सकते हो कि एक बर्तन लिया और किसी दूसरी धातु की छड़ डुबा दी इस बर्तन में। यहां तक आपने उस धातु के लवण का विलयन भरा और इसमें आपने छड़ डुबा दी। मान लो इस बार हमने डुबाई है जिंक की छड़, जिंक धातु की, और डुबाई है जिंक सल्फेट में। किसमें डुबाई है? जिंक सल्फेट में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह या धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित। जैसे कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो कॉपर की छड़ हो जाती है धनावेशित, और जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में जब डुबाते हैं तो जिंक की छड़ हो जाती है ऋणावेशित। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है, और इस युक्ति को अब हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो धनावेशित या ऋणावेशित छड़ है
और ये जो हमने बर्तन ले रखा जिसमें लवण का विलयन भर रखा है, तो इस पूरे के पूरे उपकरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो हम इलेक्ट्रोड की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जब किसी धातु की छड़ को इसे जरा सीधा खींच दो लाइन को। जब किसी धातु की छड़ को उसके मतलब उसी धातु के उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या होता है बताओ? तो छड़ आवेशित हो जाती है। आवेशित का मतलब या तो धनावेशित हो जाएगी या फिर ऋणावेशित। तो छड़ आवेशित हो जाती है, या तो छड़ धन आवेशित हो जाएगी या फिर ऋणावेशित हो जाएगी। छड़ क्या हो जाती है? आवेशित। इस युक्ति को, युक्ति माने डिवाइस, इस युक्ति को युक्ति कह दो या उपकरण कह दो, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस युक्ति को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। जैसे कि मैंने यहां चित्र बनाए हैं आपके सामने, 2 इलेक्ट्रोड बनाए हैं, ठीक है। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाया तो कॉपर की छड़ हो गई है कैसी? धनावेशित। कॉपर की छड़ धन आवेशित हो गई है जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबाया है, तो कॉपर की छड़ पर आ जाता है धनावेश। इसी तरीके से जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में हम डुबाते हैं तो जिंक की छड़ हो जाती है ऋणावेशित। तो साफ बात है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो छड़ पर या तो धनावेश आ जाएगा या तो ऋणावेश, और इस छड़ को आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो या इस पूरी युक्ति को आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक चीज बताता हूं। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोड शब्द हमने प्रयोग किया है ना, इलेक्ट्रोड, इसका एक और नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? अर्धसेल। क्या है? अर्धसेल। इलेक्ट्रोड को अर्धसेल भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोड है इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धसेल है। याद रखोगे, इलेक्ट्रोड को अर्धसेल भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोड क्या है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड के प्रकार। एक हेडिंग और लिख लो, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें पहला तो होता है एनोड, ANODE, एक तो होता है एनोड। अब एनोड पता कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश है वो एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। पर आप आवेश के हिसाब से एनोड या कैथोड को डिसाइड नहीं करोगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। नंबर 2 भी लिख देता हूं, नाम तो आपने पहले से भी सुन रखे होंगे, एनोड और कैथोड। ठीक है, इन्हीं नामों का हमें प्रयोग करना है। वैसे हिंदी में कहते हैं धनोद और ऋणोद कह सकते हो आप, पर कहना नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है
कि आवेश के हिसाब से आप एनोड और कैथोड को डिसाइड नहीं करोगे। आप डिसाइड करोगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सी छड़ पर या कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम एनोड, जिस पर क्या होता है ऑक्सीकरण, और जिस पर अपचयन होता है उसे कहते हैं कैथोड। तो एनोड के सामने आप लिख सकते हो जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो आपने जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया तो आपको देखना होगा कि कौन से इलेक्ट्रोड पर, जो इलेक्ट्रोड प्राप्त हुआ उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा अपचयन, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कहते हैं हम क्या कैथोड। ध्यान रखना ये वाली परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। यदि कोई आपसे पूछता है ना एनोड किसे कहते हैं, तो आपको यही जवाब देना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कभी ये जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है ना, कभी तो ये एनोड की तरह काम करेगा और कभी कैथोड की तरह काम करेगा। वो डिपेंड करेगा कि हम सेल जो हमारे पास है, भाई ये भी इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या होता है अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है। जब दोनों अर्ध सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो पूरा सेल बन जाएगा, और पूरे सेल में इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो सेल चार्जिंग हो रही है उसमें या डिस्चार्जिंग। यदि कोई इलेक्ट्रोड चार्जिंग के समय कैथोड है तो डिस्चार्जिंग के समय वो एनोड होगा। ठीक है, इसका मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर आप ठप्पा नहीं लगा सकते कि वो एनोड है या कैथोड है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां प्रोसेस कौन सा चल रहा है, चार्जिंग चल रहा है या डिस्चार्जिंग। क्या आप उस सेल को चार्ज कर रहे हो या फिर आप उस सेल को प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बात करते हैं। पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रोड का मतलब कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है और या फिर ऋणावेशित हो जाती है, और इस धातु की छड़ को या इस युक्ति को या इस संपूर्ण डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और मैंने आपको एक बात और बताई कि इलेक्ट्रोड का एक दूसरा नाम भी है। इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या बताया? अर्ध सेल। आप इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं। हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं एनोड। एनोड वे इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और एक होते हैं कैथोड। कैथोड वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर अपचयन की क्रिया होती है। यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाया जा चुका है। मतलब यदि कोई मेरे से पूछता है ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, ऑक्सीकरण, चलो यहां नहीं लिखते उधर ही लिखेंगे, यहां तो कुछ और बात लिख लेंगे हम। यहां लिखते हैं एक हेडिंग नोट, नोट में लिखते हैं। चलो, यदि कोई मेरे से पूछता है कि ऑक्सीकरण की पहचान कैसे करोगे आप, कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसकी पहचान कैसे करोगे, तो इसकी पहचान करने का तरीका है माइनस इलेक्ट्रॉन। यदि किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो समझ जाओ वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि अपचयन के बारे में पूछा जाए कि अपचयन की पहचान कैसे करोगे, तो अपचयन की पहचान ऐसे होती है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हो, यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो समझो वहां ऑक्सीकरण हो रहा है, वो एनोड है। और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो समझ जाओ वहां क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। एक हेडिंग लिखो रेडॉक्स युग्म।
रेडॉक्स युग्म, हेडिंग लिखो रेडॉक्स युग्म, रेडॉक्स कपल भी आप इसे कह सकते हो। मान लो आपके पास कोई ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, तो उस अर्ध अभिक्रिया में एक पदार्थ तो ऐसा है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है और एक ऐसा है जिसका अपचयन हुआ है या अपचयन होगा, तो उन दोनों का जो जोड़ा होता है ना उसे कहते हैं हम रेडॉक्स युग्म। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया में, लिख देते हैं, चलो पहले फिर समझेंगे, किसी ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया में, अर्ध ऐसे भी लिख सकते हो आप, अर्ध अभिक्रिया में मतलब यदि आपके पास कोई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है या अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, कोई सी भी अर्ध अभिक्रिया हो, ठीक है, उसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ होगा या अपचयित हुआ होगा। अभिक्रिया में ऑक्सीकृत व अपचयित, ऑक्सीकृत व अपचयित होने वाली लिखते हैं, होने वाली स्पीसीज का जोड़े को आप क्या कह सकते हो, युग्म क्या कहलाता है, रेडॉक्स युग्म, रेडॉक्स युग्म कहलाता है। तो इसे कहते हैं रेडॉक्स युग्म। कैसे, देखो अब समझ में आएगी बात आपके, अब समझ में आएगी। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम एग्जाम्पल लिखते हैं, हमारे पास मान लो एक रिएक्शन है Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। इस रिएक्शन को देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो इसका अपचयन होना है और अपचयित होके ये बना, तो ये यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के ये बनेगा, तो इसका होना है ऑक्सीकरण। तो इसका तो अपचयन हुआ है और इसका होगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो यदि इस रिएक्शन में रेडॉक्स युग्म पूछा जाए तो इस रिएक्शन में, नीचे लिख देता हूं, में रेडॉक्स युग्म, यदि इस अभिक्रिया में रेडॉक्स युग्म मेरे से पूछा जाएगा कि क्या है, तो मैं लिखूंगा ये क्या है, Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ऐसे लिखा जाता है रेडॉक्स युग्म को, ध्यान रखना है आपको, Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, यानी Cu डबल पॉजिटिव बदला है Cu में, और यदि इसका बैकवर्ड रिएक्शन होता तो Cu बदलता Cu डबल पॉजिटिव में। Cu डबल पॉजिटिव Cu में कब बदला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इसलिए ये Cu में कन्वर्ट हो गया। तो रेडॉक्स युग्म को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना आप, ये तरीका होता है रेडॉक्स युग्म को लिखने का। जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, अगली बात करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये हो गया रेडॉक्स युग्म। आपके पास चाहे तो कोई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो या फिर अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो, उसमें 2 स्पीसीज जो मेन स्पीसीज होती हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उन स्पीसीज का जो जोड़ा होता है उस जोड़े को हम कहते हैं रेडॉक्स युग्म। चलो अगला टॉपिक देख रहे हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोड विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव, हेडिंग लिख लो इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझना बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे ना, तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाएगी या फिर ऋणावेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभवांतर, एक विभव उत्पन्न होगा। यानी इसकी जो सतह है धातु की, ये सरफेस है, ये इस सरफेस पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, और इस विभव का नाम ही इलेक्ट्रोड विभव है। इसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें भी तो होगा इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी भी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव, एक वोल्टेज, विभव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल्टेज, एक वोल्टेज डेवलप होगा, और उस वोल्टेज को, उस विभव को या उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड का वोल्टेज, ये दोनों इलेक्ट्रोड ही तो हैं, दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड। तो हम यहां लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे, जब किसी, समझ लेना ध्यान से, जब किसी धातु की छड़ को, छड़ कह दो या पत्ती कह दो, एक ही बात है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, लवण के विलयन में डुबाया जाता है, लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो यहां लगना चाहिए कोमा इस जगह। तो छड़ आवेशित हो जाती है, या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी। छड़ आवेशित हो जाती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि सर छड़ धनावेशित या ऋणावेशित क्यों हो जाती है। इसका कारण मैं समझाऊंगा क्लास 12th में, और यदि आपको समझना है अभी तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोड विभव बाय KMD सहारनपुर, तो आपको 12th क्लास का एक वीडियो मिलेगा। 12th में तो ये पूरा सिलेबस में है ना बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ तो इसका छोटा सा पार्ट है, जितना पार्ट है उतना मैं डिस्कस कर रहा, पर 12th क्लास में मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि ये छड़ धनावेशित क्यों हुई और ये ऋणावेशित क्यों हुई। किसी छड़ के ऊपर धनावेश आता है तो क्यों आता है, और ऋणावेश आता है तो क्यों आता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण, अब जब छड़ आवेशित होगी तो क्या होगा, जिसके कारण छड़ की जगह आप पत्ती भी लिख सकते हो। छड़ की सतह पर एक विभव का मतलब वोल्टेज, छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, जिसे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। तो ये है परिभाषा इलेक्ट्रोड विभव की, कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे तो छड़ आवेशित हो जाएगी, या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव, एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। जल्दी से आप
पोज करके इसे लिखो और एक चित्र बना लो दोनों में से, ये वाला बना लेना, इसमें लिख रखा है मैंने, ये इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, एक जो वोल्टेज डेवलप हुआ, एक विभव जो डेवलप हुआ, उसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। जल्दी से पोज करके लिख लो, इनमें से एक डायग्राम बना लेना, ऊपर वाला लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करेंगे। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो छड़ की सतह पर जो वोल्टेज डेवलप होता है, जो विभव पैदा होता है या विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। चलो अगली बात कर रहे हम, अगली बात कर रहे हैं। हमारे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में हमने एक धातु को डुबा रखा है और धातु को डुबाने के साथ साथ उसका लवण का विलयन है, उसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु को डुबा रखा है। जैसे कॉपर को डुबा रखा है कॉपर सल्फेट के विलयन में। पर हमने तीन बातों का ध्यान रखा है, यहाँ तीन शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि इस विलयन का या इस कमरे का, जिसमें भी आप प्रैक्टिकल कर रहे, इसका ताप होना चाहिए 25 डिग्री सी। ताप कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सी। यदि जिस कमरे में आप प्रैक्टिकल को कर रहे हो उस कमरे का ताप 25 डिग्री सी है, पहली शर्त तो यह है। और उस कमरे में जो दाब है, प्रेशर, वो है 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब है। दूसरी शर्त, भाई पहली शर्त तो ये लिख दी हमने और दूसरी शर्त ये लिख दी, और तीसरी शर्त ये है कि इस विलयन, जो विद्युत अपघटक का विलयन है, इसकी सांद्रता है 1m। तो मैं यहां लिख दूं, यहां 1m लिख दूं सांद्रता। 1m है इसके अंदर भरे हुए विलयन की सांद्रता और 1 atm है दाब और 25 डिग्री सी है ताप। यदि आपके पास एक धातु की छड़ है और आपने उसे उसके लवण के विलयन में डुबा दिया और आपने इन तीनों शर्तों को फॉलो कर लिया, कौन कौन सी शर्त? उसका विलयन का ताप तो 25 डिग्री सी कर लो और वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होना चाहिए, प्रेशर उसके ऊपर जो लग रहा ना, ये वाला प्रेशर, यहां से प्रेशर लग रहा होगा ना हवा का, वो 1 atm होना चाहिए और इस विलयन की सांद्रता होनी चाहिए 1m। यदि तीन शर्तों को फॉलो करा आपने तो उस समय धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को आप अब इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहोगे, अब आप उसे कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और उसे प्रदर्शित हम करते हैं E0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से। यदि आप इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते हो, तीनों शर्तों को फॉलो नहीं करते हो, आपने एक धातु की छड़ ली, उसे उसके लवण के विलयन में डुबा दिया, तो उस समय जब आप इन तीनों बातों को देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं रख रहे इनका, तो उस समय धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे तो आपने कहा था इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा था? इलेक्ट्रोड विभव। पर यदि आप इन तीनों शर्तों को भी फॉलो करते हो, यानी मानक परिस्थितियों में आप वोल्टेज निकालते हो, तो उस समय उस विभव को आप कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोनों बातों में अंतर आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड विभव तो तब है, भाई हमें इस बात का तो पता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो छड़ के ऊपर एक वोल्टेज डेवलप होता है, एक विभव पैदा होता है, जिसे हमने इलेक्ट्रोड विभव कहा। यदि इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रख रहे तो वो इलेक्ट्रोड विभव है, और यदि इन तीनों बातों को फॉलो कर रहे तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, E0। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखो आप, अब समझ में आ जाएगा और भी ज्यादा। हेडिंग लिखो मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक हेडिंग लिखो मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ब्रैकेट में लिख लो E0। E0 से इसे प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। देखो हमने क्या समझाया? हमने समझाया जब किसी धातु की
जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तथा के बाद ये तीनों बातें लिखूंगा मैं, तथा ताप चलो डैश नहीं लगाते कभी, माइनस समझ लो आप, ताप 25 डिग्री सी, कौमा दाब 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय, एवं सांद्रता, आप इसे आयनों की सांद्रता भी कह सकते हो या विलयन की सांद्रता भी कह सकते हो। सांद्रता 1m 1 मोल प्रति लीटर या 1 मोलर होती है, ये विलयन की सांद्रता है, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में, यानी इन तीनों शर्तों का यदि आप पालन कर रहे तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, विभव माने वोल्टेज, विभव उत्पन्न होता है धातु की सतह पर, जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताओ। यदि इन तीनों बातों का ध्यान न रखते तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव, पर तीनों शर्तों का हम पालन कर रहे तो इसलिए उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो E0 कहते हैं। तो इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जब किसी धातु की छड़ को, जैसे कॉपर की छड़ को, उसके लवण के विलयन जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया और आपने इस विलयन का ताप 25 डिग्री सी रखा और इसके ऊपर जो दाब लग रहा है विलयन के वो 1 वायुमंडल है, 1 ATM है, और इस विलयन की सांद्रता 1m है यानी 1 मोल प्रति लीटर है या 1 मोलर है, या यूं कह दो कि इसके अंदर जो आयन है उनकी सांद्रता 1 मोलर है या 1 मोल प्रति लीटर है या 1 m है, कुछ भी कह सकते हो। तो इन तीनों शर्तों को मेंटेन करो और देखो कि धातु की सतह पर कितना विभव उत्पन्न होता है। तो इन तीनों शर्तों को फॉलो करते हुए धातु की सतह पर जितना विभव उत्पन्न होगा उसे हम फिर इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। और यदि इन तीनों बातों का आप ध्यान नहीं रखते हो, ये ध्यान नहीं रखते कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी है या नहीं है, टेम्परेचर को आप देखते ही नहीं हो कितना है, प्रेशर को नहीं आप नोट कर रहे कितना है, और इस विलयन की सांद्रता को आप नोट नहीं कर रहे या इसमें उपस्थित आयनों की सांद्रता को आप नोट नहीं कर रहे कि कितनी है, तो तीनों बातों की तरफ यदि आपने ध्यान दिया ही नहीं है और फिर भी आप यूं देख रहे कि इसकी सतह पर कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है धातु की सतह पर, तो अब आप उसे इलेक्ट्रोड विभव ही कहोगे। इलेक्ट्रोड विभव तो हर एक परिस्थिति में निकल सकता है, पर मानक इलेक्ट्रोड विभव इन 3 शर्तों को फॉलो करते हुए ही निकलता है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है।
तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोड कह दो या अर्धसेल कह दो, एक ही बात है। और इलेक्ट्रोड के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनोड और एक तो कैथोड। एनोड और कैथोड का डिसीजन आप प्लस और माइनस के आधार पर कभी नहीं लोगे। ध्यान रखोगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो होता है एनोड, और जिस पर अपचयन होता है वो होता है कैथोड। उसके बाद हमने पढ़ा रेडॉक्स युग्म, कि कोई भी ऑक्सीकरण या अपचयन की आधी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो दोनों स्पीसीज है ना, मुख्य स्पीसीज हैं दोनों, इलेक्ट्रॉन को हटा दो एक तरफ, उन स्पीसीज के जोड़े को ही हम कहते हैं रेडॉक्स युग्म। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो छड़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक वोल्टेज डेवलप होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और फिर पढ़ा हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में आप डुबाओगे और उस विलयन का ताप 25 डिग्री सी रखोगे, उसके ऊपर दाब जो लग रहा है हवा का वो 1 atm रखोगे, और विलयन की सांद्रता रखोगे 1 मोलर, तो ऐसी स्थिति में धातु की सतह पर जो वोल्टेज डेवलप होगा तो उसे आप इस बार इलेक्ट्रोड विभव न कहकर क्या कहोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।